हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं कप्तान सर बिल पावर इंस्टीट्यूट से आप सभी प्यारे बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक तथ्य आपको सुनाता हूँ, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कलम से जो खेलते हैं, जो बच्चे कलम से खेलते हैं वो किस्मत की लकीरें बदलते हैं और वही सफल कहलाते हैं जो लक्ष्य के लिए दिन रात जलते हैं। जी बच्चों, आइए हम अपने नए टॉपिक को नए अंदाज के साथ तैयार करते हैं। जुड़िए मेरे साथ और अपने एग्जाम को बेहतर करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोग अपने मोबाइल फोन में सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आइए देखिए, आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोगों की क्या है। टॉपिक हम लोगों की बड़ी जबरदस्त है। टॉपिक है हम लोगों की लेंस की क्षमता। लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा पावर ऑफ लेंस। देखिए लेंस की क्षमता होता क्या है, बात को समझिएगा। हमारी जो एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों ने लेंस पढ़ा था उसी से संबंधित है कि उसकी क्षमता क्या है। आप देखिएगा, किसी लेंस के द्वारा समझिए, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने या फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मोड़ने या फैलाने का जो वर्ड है, ये वर्ड हम लोग जानते हैं पहले, इसका नाम है साइंस की लैंग्वेज में अभिसारित या अपसारित। आई होप आपको मेरा ये वर्ड समझ में आएगा। अभिसारित का मतलब होता है कन्वर्जिंग और अपसारित का मतलब होता है डाइवर्जिंग। प्यारे बच्चों, कन्वर्जिंग किसमें होता था? उत्तल लेंस में। जब प्रकाश किरणें आती थी एक जगह पे एकत्रित होती थी, वो जगह क्या था? फोकस बिंदु। और उसमें देखिए अवतल लेंस में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी, वो प्रतीत कराती थी कहां पे? फोकस बिंदु पर। ठीक, तो अभिसारित और अपसारित करने की जिस लेंस में पावर होती है, उसी लेंस के पावर को ही क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है, लेंस का पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। इसे इसे हम लोग पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक प्यारे बच्चों डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आई होप आपको लेंस की डिफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैं पहले से स्लाइड इसको अपने हाथ से लिखा, उसके बाद आपके समक्ष इसको रिप्रेजेंट किया, और मेरा प्रयास है कि आप इस डिफिनेशन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को कर पाएंगे। आते हैं इसकी एक दूसरी डिफिनेशन हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, आप समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है। आप यहाँ मैं लिखा हूँ, लेंस के फोकस, लेंस जो भी लेंस होगा, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसी के उल्टे को यानी व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात कहने का जो मेरा तात्पर्य था, लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए मैं इसको बना दिया, इसको कर दिया, पी बराबर 1/f। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो ये मीटर में है। ये किसमें है? पहले वाला क्या है? पी बराबर 1/f। ये किसमें है? ये मीटर में। किसमें है? मीटर में। इसमें फोकस दूरी किसमें दिया है? मीटर में। यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो जाए तो पी बराबर 100/f होता है। ये फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कीजिए। आई होप आपको लेंस की क्षमता और उसका जो फार्मूला है बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए आप हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसी स्लाइड को छोटी कर ली जाए और समझा जाए। इसलिए देखो एक साइड पे सेट करते हैं, ठीक ना? चलिए मेरे साथ आप देखिए कि यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब समझ में आएगा। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 2 मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस स्लाइड को और छोटा कर लिया जाए, सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए इतने में हो जाए। आइए देखिए लिखा हुआ है, समझिएगा।
लिखा हुआ है यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है 2 मीटर, यानी स्मॉल एफ जो दिया है +2 मीटर। हमसे पूछ क्या रहे हैं, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, देखिएगा समझे, हमसे जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाता है, क्या पूछ रहा है उसकी क्षमता P। चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P = 1/f। ये जब मीटर में फोकस दूरी रहती है तो यही फार्मूला होता है। अब मैं यहाँ रखूँ पुट करूँ P = 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 डायोप्टर। इसका मात्रा क्या होता है डायोप्टर या मीटर इनवर्स, ऐसे भी हम लोग इसका मात्रक बोल सकते हैं और कह सकते हैं और होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से लेंस की क्षमता उससे संबंधित है आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखिए अगली जो हम लोगों की टॉपिक है क्या है, लेंस की संयोजन क्षमता। लेंस की संयोजन क्षमता क्या है और किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, अभी तक लेंस की क्षमता जान गए, एक लेंस की क्षमता जानते थे। अब कई लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है, कई लेंसों को एक दूसरे से सटाकर रखा गया है, और जब दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो इस निकाय को लेंसों का संयोजन कहा जाता है। मैं यही बात आपको इसके पहले भी बोल रहा था, जब कई लेंसों को एक दूसरे को सटाकर रखा जाता है। आई होप मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा। मैं देखिए ये लेंस है, ये एक लेंस है, कौन सा उत्तल। इसमें हम लोग लेंस को सटा के कई लेंस ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस टाइप से, देखिए हम यहाँ जो डिफिनेशन लिखे हैं, अब चाहे उत्तल लेंस को जोड़ दिया जाए चाहे अवतल लेंस को जोड़ दिया जाए, जब दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो इस निकाय को लेंसों का संयोजन कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक, मैं यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको, एक लेंस ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन लेंसों की जो क्षमताएं होंगी, इसका मैं मान लेता हूं P1 है, इसका P2 है, और इसका P3 है, और इसका P4 है। इन लेंसों के क्षमताओं के योगफल को लेंस की संयोजन क्षमता कहा जाता है। देखिए जैसे लेंस की संयोजन क्षमता, जितने भी लेंस हैं सभी की क्षमताओं का योगफल होता है। तो योगफल को P से इसकी बीजगणितीय योगफल जो होता है किसका, लेंसों का संयोजन क्षमता जो होती है उन सभी का बीजगणितीय योग लेंस की संयोजन क्षमता के योगफल के बराबर होता है। देखिए P = P1 + P2 + P3 और प्लस P4। देखिए चार लेंस थे, चारों को लेंसों की क्षमताओं को जोड़ दिया गया, लेंस की संयोजन क्षमता प्राप्त हो गई। आपको समझ में आया होगा लेंस की संयोजन क्षमता किसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखा था, यदि कई लेंस संपर्क में रखे हो तथा उनकी क्षमताएं क्रमशः P1 P2 P3 डैश डैश करके Pn तक अगर हो तो उनकी संयोजन क्षमता क्या होगी। तो संयोजन क्षमता को P = P1 + P2 + P3 प्लस डैश डैश करके Pn तक जितने भी लेंस उसमें ऐड किए हो सबको जोड़ दीजिए, लेंस की संयोजन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यदि एक कॉन्सेप्ट और बचा, यदि उनकी फोकस दूरियां दी हो, उन लेंसों की फोकस दूरियां दी हो तो उनका जो टोटल फोकस दूरी होगी उनको इस फार्मूले से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। यानी जैसे हम लोग जानते थे, क्या जानते थे, P बराबर क्या होता था, क्योंकि वी नो दैट हम जानते थे, प्यारे बच्चों हम लोग जानते थे, देखिएगा हम जानते थे P बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे 1/f। इस जहां पे P है वहां पे 1/f रख दीजिए, जहां पे P1 था वहां पे रख दीजिए 1/f1, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग इसको व्यवस्थित कर लिए। एक फार्मूला हम लोगों को ये प्राप्त हुआ, दूसरा ये प्राप्त हुआ, और जितने दिए रहेंगे उसको जोड़ देंगे तो हमको लेंसों की संयोजन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे आप समझिए, इसी स्लाइड से मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझाता हूँ। चलिए ये देखिए, ठीक है, चलिए आइए, यदि एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यदि चार लेंसों की क्षमताएं क्रमशः 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर हो तो संयोजन की उस लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगी, संयोजन क्षमता क्या होगी। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखा हूं, इसको सब लोग मिल गए, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है 4 लेंस हैं जिनकी क्षमताएं, देखिए ये P1 हो गया, ये क्या है P1 हो गया, ये दूसरा क्या है P2 हो गया, तीसरा क्या है P3 हो गया, चौथा क्या है P4 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P1 + P2 + P3 + P4। अब
सभी को क्या पुट करना है, बस हो गया। देखिए C बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4, जोड़ दीजिए 3 1 2 3 3 6 6 4 10 डायोप्टर, कितना हो गया 10 डायोप्टर। आई होप आपको बेहतरीन समझ में आया होगा कि संयोजन क्षमता कैसे निकाला जाता है। आंसर कितना गया 10 डायोप्टर, सभी दिए थे और हम उसको पुट करके सॉल्व कर दिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक, इसी संयोजन लेंस की जो संयोजन क्षमता थी इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए स्लाइड पे मैं अपने हाथ से इसको लिखा हूँ और आपको इसलिए पहले से लिख दिया था थोड़ा समय कम लगे। पीपीटी बनाने में आज मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए हम पीपीटी नहीं बना पाए, तो हम कहें कि यार बोर्ड पे ही लिखे, हम स्मार्ट बोर्ड पर ही पहले लिख देते फिर समझा देते हैं। चलिए इसको उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए देखिए दूरबीन सूक्ष्मदर्शी चश्मे में वांछित फोकस दूरी प्राप्त करने में किया जाता है। जो वांछित दूरियां होती हैं उनको प्राप्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा ना। वांछित दूरियां प्राप्त करने में ये कहाँ लगाई जाती है, दूरबीन में सूक्ष्मदर्शी में चश्मे में, तो वहां पर संयोजन क्षमता का प्रयोग किया जाता है कि संयोजन क्षमता मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं। चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे हम लोग जब रीड करते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे ये देखिए ये देखिए ऐसे, ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम। जब प्रकाश किरण आती थी तो अपने मार्ग से विचलित होती थी या तो सीधे सीधे ये झुक जाती थी, ये कंडीशन बनता था। ये कंडीशन हम लोगों को तैयार होता था तो हम ये माध्यम दो होते थे, वही काम यहाँ अपवर्तनांक में भी होता है माध्यम। देखिए यहाँ लिखा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, सी से। निर्वात की चाल, प्रकाश की चाल को सी से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को बी से डिनोट करते हैं। ये अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे स्मॉल एन या म्यू, इसको म्यू कहा जाता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको अपवर्तनांक की डिफिनेशन समझ में आएगी। अतः करके मैं यहाँ लिखा हूं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, सी क्या है प्रकाश की चाल, इसमें माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आई होप आपको अपवर्तनांक का सूत्र याद हो गया होगा। मेरा कहने का मतलब एन बराबर सी बटे बी, जहां सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हमको लगभग अपवर्तनांक पता हो गया। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आपको एक बात और समझना है, यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उसमें प्रकाश उतनी ही धीमी चलेगी और उतनी ही तेजी से मुड़ेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का जो तात्पर्य है प्यारे बच्चों, यदि अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा तो प्रकाश उसमें धीमी गति से चलेगा, और जब धीमी गति से चलेगा उसमें उसको मुड़ने की क्षमता भी ज्यादा होगी। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं आपकी स्लाइड पर और आपको होमवर्क के रूप में उसको देते हैं कि आप उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए आइए क्वेश्चन लिखिएगा। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, या
लोग इसको सॉल्व करिए। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, अभी हम लोग पीछे वीडियो में सीखे भी थे, क्या पढ़े थे, अपोर्तनांक बराबर C/V, यही फार्मूला लगेगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना अपने घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सबको मेरा प्यारा सा